वो हम लोग देख लेते हैं। जो भी 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स कार्बोहाइड्रेट के हवाले से रह गए थे वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। सबसे पहली बात आपने याद रखना है कि जो हमारे पास स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ये सब के सब क्या है, होमोपॉलीसेकेराइड्स, ये हमने पढ़ा था। और इस स्टार्च का मोनोमर क्या होता है? स्टार्च का नाम क्या है? स्टार्च का मोनोमर क्या होता है? स्टार्च किससे मिलकर बनता है? सेलुलोज से। सेल्यूलोज खुद एक होमोपॉलीसेकेराइड है। इनका मोनोमर क्या होता है? ग्लूकोज। यस मैम। अब ये अमाइलोज क्या था? अमाइल, देखिए हमारे पास स्टार्च में 2 तरीके के ग्रुप्स होते हैं। एक होता है अमाइलोज और एक होता है अमाइलोपेक्टिन। तो ये दोनों ही स्टार्च का हिस्सा थे। अमाइलोज भी ग्लूकोज से बना हुआ है, अमाइलोपेक्टिन भी ग्लूकोज से बना हुआ है। फ़र्क ये है कि अमाइलोज जो होता है वो ग्लूकोज की लंबी सी लीनियर चेन होती है। अमाइलोपेक्टिन जो है वो इस तरीके से उसमें ब्रांचिंग हुई भी होती है, ये ब्रांच चेन होती है। और ये अमाइलोज जो है वो अनब्रांच्ड चेन होती है। तो क्वेश्चन ये था कि स्टार्च के अंदर ग्लूकोज होता है, सेल्यूलोज में भी ग्लूकोज होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो आपने याद रखना है कि स्टार्च के अंदर अल्फ़ा ग्लूकोज होता है और सेल्यूलोज के अंदर बीटा ग्लूकोज होता है। ये ग्लूकोज के 2 अलग अलग टाइप्स हैं। अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज के अंदर डिफरेंस ये होता है कि इन दोनों का स्ट्रक्चर थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। ठीक है। यस मैम। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, जो कि है प्रोटीन। जैसा हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या था? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज या फिर कीटोज। यस मैम। तो प्रोटीन के अंदर हमारे पास, जैसे कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी, 3 एलिमेंट्स। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स में 3 कौन से एलिमेंट्स होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। प्रोटीन के अंदर भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, लेकिन इसके अलावा इनके पास नाइट्रोजन भी होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है वो बेसिक एलिमेंट है आपका प्रोटीन में। अब प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है? माइनस है। गुड। प्रोटीन के अंदर बॉन्डिंग कौन सी होती है? पेप्टाइड। गुड, पेप्टाइड बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्रोटीन को फर्दर डिस्कस करने से पहले यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे पास दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट प्रोटीन है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन, वो कौन सा है? मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, उसका नाम क्या है? देखिए, मैंने आपसे कहा था कि प्रोटीन एंजाइम भी हो सकता है, प्रोटीन हार्मोन भी हो सकता है, प्रोटीन फाइबर्स भी हो सकते हैं, जैसे मायोफिलामेंट वगैरह, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये सारा प्रोटीन का बना हुआ है। कोलेजन फाइबर्स हो गए, इलास्टिन प्रोटीन हो गया, ये सब का सब प्रोटीन है, केराटिन प्रोटीन। ठीक है, तो अब यहाँ पे अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है? ये एक हार्मोन का नाम भी हो सकता है, एंजाइम भी हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक? मुझे आप कैटेगरी भी बता सकते हैं, यानी कि हार्मोन है या एंजाइम है, फिर हम नाम की बात करेंगे। तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन कौन सा होता है? ये एक एंजाइम है, इसका नाम क्या है? रिबिस्को। राइबोस है। राइबोसोम ऑर्गेनल है। राइबोसोम खुद एक ऑर्गेनल है जो कि प्रोटीन बनाता है। वो खुद एक प्रोटीन नहीं है, वो प्रोटीन का बनावा ज़रूर है,
50% प्रोटीन, 50% आरएनए का बना हुआ होता है राइबोसोम। लेकिन रिबिस्को आंसर है, रिबिस्को एक एंजाइम है। अब इसका काम क्या है, ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है, यानी कि रिबिस्को के बगैर जो है वो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है रिबिस्को। लेकिन आप ये सोचिए फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है, कौन से ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है फोटोसिंथेसिस? प्लांट्स में। एग्जैक्टली। तो रिबिस्को भी कहाँ पर होगा? प्लांट्स में। प्लांट्स तो में। मैम एनिमल्स में कौन सा होगा अबंडेंट प्रोटीन? एग्जैक्टली, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आपसे यही सवाल पूछने वाली थी कि अगर हम बात करें अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स वर्ल्ड, तो वो हमारे पास कौन सा होगा? कोलेजन। ठीक है, कोलेजन नाम का जो प्रोटीन है वो हमारे पास सबसे अबंडेंट होता है एनिमल वर्ल्ड के अंदर। तो ये तो हो गए हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इसके बाद आपने, अगर हम बात करें अमाइनो एसिड्स की, जो कि मोनोमर होता है प्रोटीन का, तो अमाइनो एसिड हमारे पास पूरी दुनिया में बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, बहुत सारे तरीके के अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड्स के भी टाइप्स होते हैं ना, तो तकरीबन 150 के ऊपर अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, 150 to 170 लिखा हुआ होता है बहुत बुक्स में, 170 अमाइनो एसिड होते हैं। लेकिन इन 170 अमाइनो एसिड्स में से ही सिर्फ और सिर्फ कितने, 25 अमाइनो एसिड प्रोटीन बना सकते हैं। बाकी जितने भी अमाइनो एसिड्स होंगे वो प्रोटीन बनाएंगे नहीं, वो प्रोटीन नहीं बनाएंगे, उनका काम कुछ और हो सकता है, यानी कि वो हमारे अंदर नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ 25 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन बना सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर अगर आप बात करें तो हमारी बॉडी में 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आईमेट के लिए आपको ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा 170 अमाइनो एसिड्स हैं फिर 25 बनाते हैं 20। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि भाई हमारी बॉडी के अंदर 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं। जस्ट ये एक पॉइंट आपने याद रखना है। डन? यस मैम। अच्छा, तो अब हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। अमाइनो एसिड्स दो टाइप्स के होते हैं। हमने दो कैटेगरीज के अंदर अमाइनो एसिड्स को डिवाइड कर दिया। एक वो अमाइनो एसिड्स हैं जो कि आपकी बॉडी खुद बनाती है और उसे आप बाहर से भी ले सकते हैं। बाहर से कहाँ से? खाने में। हमारा खाना कहाँ से आ रहा होता है? या तो मीट बेस्ड डाइट होती है या तो फिर प्लांट बेस्ड डाइट होती है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स। तो ऑफकोर्स प्लांट वाले खाने के अंदर भी, यानी कि वेजिटेबल वगैरह के अंदर भी प्रोटीन होगा। प्रोटीन अमाइनो एसिड से बना हुआ है, तो वहाँ से अमाइनो एसिड आ रहा है। अगर हम लोग, कोई इंसान मीट कंज्यूम करता है तो फिर जो भी मीट है उसके अंदर प्रोटीन है, प्रोटीन अमाइनो एसिड से बना हुआ है, तो वहाँ से अमाइनो एसिड आ रहा है। तो दो तरीके का अमाइनो एसिड होता है, एक वो जो कि बॉडी बनाती है और बाहर से भी ले सकते हो, और एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि बॉडी नहीं बनाती, सिर्फ और सिर्फ बाहर से लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सिर्फ बाहर से लिया जाने वाला जो अमाइनो एसिड होता है वो कहलाता है एसेंशियल अमाइनो एसिड। अच्छा, इंग्लिश के अंदर एसेंशियल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, और जो बॉडी बनाती है वो कौन सा अमाइनो एसिड हो जाएगा? इसका उल्टा, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। यानी कि देखो, ये बिल्कुल ऐसा ही है। देखें कि
मतलब जो बॉडी सिंथेसाइज कर रही है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं, उसका नाम नॉन एसेंशियल रख दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये भी बहुत एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, तभी बॉडी कोई रिस्क नहीं ले रही अच्छा ये वाला बाहर से आए ना आए, आपने वो खाना खाया ना खाया जिसमें वो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड था जिसकी बॉडी को ज़रूरत थी। तो ऐसा नहीं होता, बॉडी रिस्क नहीं लेती, वो अमाइनो एसिड खुद ही बना देती है। तो नाम पे मत जाइएगा, इनके काम को हम देखेंगे। तो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। समझ आ गया? Yes, ma'am. अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर की बात करें, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि बीच में एक कार्बन होता है और इसके चारों तरफ क्या होता है, कोई ना कोई ग्रुप लगा हुआ होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन अब कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बनाता है? हमें केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि बॉन्ड कब बनता है, जब ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 12 6। 12 उसका एटॉमिक मास होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो जो बताइए लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसका? 4 गुड। तो लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। ठीक है, इसलिए इसके कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है और कार्बन कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है, नॉन मेटल है। तो अब यहाँ पे हमारे पास कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बनाता है और यहाँ पे हमारे पास ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। बीच में कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन आता है, यहाँ पर एक ग्रुप आता है COOH और यहाँ पे ग्रुप आता है NH2 और यहाँ पे R ग्रुप है। मैंने बताया था R कुछ भी हो सकता है, इट्स अ रेडिकल ग्रुप। यस मैम। ये R की जगह पे कुछ भी आ सकता है, OH आ सकता है, CH3 आ सकता है, मिथाइल ग्रुप आ सकता है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप, कुछ भी आ सकता है R की जगह पे। सही है, तो इसलिए हम लोग इसको सिर्फ R लिख देते हैं। ऑफकोर्स मेरे पास 20 तरीके का अमाइनो एसिड है, तो उसमें याद रखिएगा ये तीनों ग्रुप्स जो हैं वो सेम होते हैं हर किसी में, हर किसी अमाइनो एसिड के अंदर ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट होंगी। सिर्फ जो चीज़ चेंज होगी वो क्या होगी? रेडिकल ग्रुप। एग्जैक्टली। तो अब हमारे पास इस ग्रुप को क्या कहते हैं? COOH को कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और ये NH2 क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऑक्साइड। H तो हाइड्रोजन है, NH2 क्या है? NH2 अमाइन ग्रुप है। अच्छा, अब दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है वो कौन सा होता है? जब हमारे पास R की जगह पे H आता है तो वो सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है। हर अमाइनो एसिड का अपना नाम है, याद रखिएगा, हर अमाइनो एसिड का अपना नाम है। तो अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे H लगा दूँ तो ये हमारे पास जो अमाइनो एसिड बनेगा ये सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्लाइसिन। ठीक है, इसका नाम है ग्लाइसिन। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर ये जो अमाइनो एसिड्स है हमारे पास, समझ लें हमें हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रोटीन बना रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन कर रहे हैं।
फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब क्या है कि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा यहाँ पे प्रोटीन के अंदर, और वो एक कोवलेंट बॉन्ड ही होता है बिल्कुल। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। तो ये एनाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म? एनाबॉलिज्म। ये एनाबॉलिज्म है। और एनाबॉलिज्म के अंदर वाटर रिलीज होता है या ऐड होता है? ऐड होते हैं। हम लोग बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्ड बनाने के लिए वाटर क्या करना पड़ता है? रिलीज करना पड़ता है। तो यहाँ पे बॉन्ड कैसे बनेगा? अब वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। अब ये 2 अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आपके पास H2O निकालना है हमें। तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ से, अब ये इसकी साइज़ बहुत बड़ी है, एक हाइड्रोजन यहाँ से, ये H2 है लेकिन यहाँ से सिर्फ एक हाइड्रोजन निकलेगा, और यहाँ से OH, ये वाटर बन गया। यस मैम। ये क्या हो जाता है? रिलीज। ये रिलीज हो गया। तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया। यस मैम। ये कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड। और ये ऐसा ही होता है, और उन सब के दरम्यान में क्या हो जाता है? बॉन्डिंग हो जाती है। अब आप एक चीज़, अभी मेरे पास एक छोटी सी चेन बन गई प्रोटीन की, इतना बड़ी लंबी चेन नहीं है प्रोटीन की। अच्छा, अमाइनो एसिड की अगर हमारे पास शॉर्ट चेन है, तो उसको आप क्या कहेंगे? पेप्टोन। यस। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जब शॉर्ट चेन होती है अमाइनो एसिड की, तो उसे आप पेप्टोन कहते हैं। ठीक है। यस मैम। अच्छा, एक हमारे पास जो होती है अमाइनो एसिड की थोड़ी सी लॉन्गर चेन, इट्स अगेन अ शॉर्ट चेन, लेकिन थोड़ी सी पेप्टोन से ज़्यादा बड़ी होती है। इट्स, अगर समझ लें ये शॉर्टर चेन है, ये शॉर्ट चेन है, तो इसे हम लोग कहते हैं पेप्टाइड। ठीक है, इन दोनों का मतलब अमाइनो एसिड की चेन ही है। और जो लॉन्ग चेन होती है अमाइनो एसिड की, वो हमारे पास क्या कहलाती है? प्रोटीन। उसे हम प्रोटीन कहते हैं। तो ये तो हमारे पास हो गया स्ट्रक्चर वगैरह। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की, यहाँ पे हमारे पास ये जो प्रोटीन की चेन में यहाँ पे जो छोटा सा पेप्टाइड बना है, ठीक है, ये अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 3, अमाइनो एसिड 4। तो अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जब भी कोई भी प्रोटीन की चेन बनेगी, तो उसका जो पहला ग्रुप होगा जहाँ से वो चेन स्टार्ट होगी, कोई भी दुनिया का कोई भी प्रोटीन आप उठा लें, उसका जो जहाँ से वो स्टार्ट होगा ना, वो हमेशा किस ग्रुप से स्टार्ट होगा? कौन सा ग्रुप है मैम? ये अमाइन ग्रुप है, ठीक है। यहाँ से ये नाम भी लिखा था मैंने ऊपर। तो ये हमेशा कहाँ से शुरू होगा? अमाइन ग्रुप से। तो यहाँ पे इसको आप अमाइन ग्रुप भी कह सकते हैं, इसको आप एन टर्मिनल भी कह सकते हैं। एन टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब क्या होता है? टर्मिनल का मतलब होता है आखिरी वाला हिस्सा, ठीक है। तो एन का मतलब यहाँ पे अमाइन से निकला है, नाइट्रोजन से, तो एन टर्मिनल हो गया। ये हमारे पास कौन सा टर्मिनल हो जाएगा?
ये है तो टर्मिनल, लेकिन कौन सा? सी टर्मिनल बोल सकते हैं इसको? यस मैम। ठीक है, तो हमारे पास याद रखिएगा जब भी कोई भी प्रोटीन चेन की बात हो रही है, उसका जो पहला ग्रुप होगा वो कौन सा होगा? वो एन टर्मिनल होगा, और सबसे लास्ट वाला उसका जो ग्रुप होगा वो सी टर्मिनल होगा। ठीक है, सी टर्मिनल कौन सा ग्रुप है? ये वाला COOH जो है वो सी टर्मिनल है। इस ग्रुप का नाम है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ये एक फंक्शनल ग्रुप होता है। यस मैम। आपका जो सिरका होता है, सिरका विनेगर, विनेगर के अंदर यही ग्रुप होता है। विनेगर का फॉर्मूला ये होता है CH3COOH। इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको। ये एक्स्ट्रा साइडर और विनेगर एक साथ होते हैं? विच वन? साइडर। नहीं, साइडर साइडर डिफरेंट होता है। There must be some difference between cider and vinegar. मतलब यूज़ करते हैं हम, जैसे साइडर आपने सुना होगा, एप्पल साइडर विनेगर ऐसे यूज़ किया जाता है, राइट? यस मैम। लेकिन इसको कंफर्म कर लीजिएगा आप भी, आई ऑल्सो वॉच। लेकिन साइडर के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है विनेगर और इसमें थोड़ा फ़र्क होता है, बिल्कुल। ओके, अच्छा, मैंने जस्ट अभी सर्च किया साइडर और विनेगर में क्या डिफरेंस होता है। तो साइडर हमारे पास इस्तेमाल किया जाता है विनेगर को बनाने में, ठीक है। और अगर साइडर कोई ऐसे भी इस्तेमाल किया जाता है एज अ ड्रिंक भी, लेकिन ये होता है कि इट कंटेन्स अल्कोहल, इट्स एन अल्कोहलिक ड्रिंक। तो विनेगर इज डिफरेंट। साइडर जो है वो अल्कोहलिक ग्रुप है? अल्कोहलिक ग्रुप नहीं है, अल्कोहलिक ड्रिंक है साइडर। साइडर विनेगर की मेकिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, एंड इट्स वेरी सिमिलर टू विनेगर। ठीक है, यस मैम। ओके। तो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। अब मैंने आपसे पहले भी कहा था कि प्रोटीन हमारे पास सबसे अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल है। यस मैम। कितना परसेंटेज होता है वो प्रोटीन का 18। सेल के अंदर? वेरी गुड, 18%। 18% जो सेल का मास होता है वो क्या होता है? प्रोटीन होता है। अब ये हमारे पास जो प्रोटीन है उसके बहुत सारे काम है। हमारे पास जितना भी हार्मोन है, ज़्यादातर हार्मोन जो है वो प्रोटीन का बना हुआ है, ज़्यादातर, ऐसा नहीं 100%। कुछ हार्मोन लिपिड का बना हुआ होता है, स्टेरॉइड का बना हुआ होता है, तो लेकिन ज़्यादातर समझ लीजिए 90% प्रोटीन का बना हुआ होता है हार्मोन। उसके बाद हमारे पास जो एंजाइम्स हो गए वो सारे के सारे प्रोटीन के बने हुए होते हैं, सिर्फ सिवाय एक के। वो किससे बना हुआ होता है? राइबोसोम है ना? राइबोजाइम। ये आरएनए का बना हुआ होता है और इसको राइबोजाइम कहते हैं। बाकी जो हमारे पास एंजाइम होता है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। इसके अलावा हमारे पास प्रोटीन जो है वो स्ट्रक्चर के अंदर काम आता है, स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए। जैसे कोलेजन हो गया, आपके पास आपकी बोन्स के अंदर, मसल के अंदर, टेंडन्स के अंदर और कार्टिलेज के अंदर, सब के अंदर प्रोटीन मिलता है। आपके पास आपके ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, ब्लड प्लाज्मा, और उसमें प्रोटीन्स होता है। जब भी आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो आप उस हर एक प्रोटीन का परसेंटेज आता है।
3 मेन प्रोटीन होते हैं आपके ब्लड के अंदर, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, मायोग्लोबिन। नहीं मायोग्लोबिन नहीं, मायोग्लोबिन हमारे पास मायोग्लोबिन कहाँ पे होता है, मसल में होता है मायोग्लोबिन, ठीक है। मायोग्लोबिन भी प्रोटीन है, मायोग्लोबिन मसल में होता है, जिसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना, ऑक्सीजन को मसल के लिए कैरी करना। तीसरा कौन सा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन भी प्रोटीनेशियस होता है, लेकिन वो आरबीसी में होता है। ये ब्लड के अंदर प्रोटीन है, फिब्रिनोजेन है। तो ये तीनों की तीनों ब्लड प्रोटीन्स हैं। ब्लड के कौन से हिस्से के अंदर, प्लाज्मा के अंदर, ब्लड प्लाज्मा, ये इसको प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। और जो आप कह रहे हैं हमारे पास हीमोग्लोबिन है, तो वो हमारे पास आरबीसी में होता है। एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है एक केमिकल रिएक्शन को एक्टिवेट करना, उसकी स्पीड को बढ़ाना। तो यस मैम। हम कहते हैं ना स्पीड को एक्सेलरेट करो, गाड़ी में जैसे कार के अंदर एक्सेलरेटर होता है, तो एक्सेलरेटर का काम क्या होता है, स्पीड बढ़ाना। यस मैम। तो हम लोग कह सकते हैं एंजाइम्स आर एक्सेलरेटर्स। यस मैम। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और दूसरी बात ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हार्मोन जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, जितना भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है। कोई चीज़ कम हो रही है उसको ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा हो रही है उसको कम करेंगे। तो हर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाता है। क्या समझ लीजिए मेरी ब्लड के अंदर कैल्शियम की लेवल बिल्कुल डाउन हो गई, तो कैल्शियम जब डाउन हो गया तो वहाँ से हमारे थायराइड ग्लैंड से, हमारे पैराथायराइड ग्लैंड से, ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड के पीछे ही छोटा सा, तो पैराथायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है पैराथॉर्मोन, वो जाके बोन के ऊपर एक्ट करता है और वहाँ से कैल्शियम निकालता है, ब्लड में डालता है। तो हार्मोन क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, रेगुलेटर्स। क्या कहते हैं इनको, रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स। अच्छा ये आपको ये भी आ सकता है क्वेश्चन, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात ये आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है, ब्लड में सबसे अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा होता है इन तीनों में से, एल्ब्यूमिन। सबसे अबंडेंट जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है, वो ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन होता है। अच्छा, हमने हार्मोन्स की बात की थी, यस मैम। हार्मोन प्रोटीन होता है। और हमने एक हार्मोन पढ़ा था जिसका काम था ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। ग्लाइकोजन। पैनक्रियास मैम। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कौन करता था, इंसुलिन। इंसुलिन। तो अब इंसुलिन हार्मोन हमारे पास प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन है एक तरीके का। तो हमारे पास आपको एक तो इसका फंक्शन वगैरह पता होना चाहिए, दूसरी बात ये कि थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया होना चाहिए कि इंसुलिन हमारे पास इसकी 2 चेन्स होती हैं, ठीक है। टोटल इंसुलिन का जो टोटल इंसुलिन प्रोटीन में अमाइनो एसिड टोटल कितने होते हैं, 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, यस मैम। और इसमें 2 चेन्स होती हैं। पहली वाली मतलब ये जो 51 अमाइनो एसिड्स हैं, पहली वाली चेन में 21 होते हैं, बाकी कितने बच गए, 51 में से 21 माइनस करेंगे तो
30. तो ये जो 30 अमीनो एसिड्स हैं ये एक चेन पे, 21 अमीनो एसिड्स एक चेन पे, और इन दोनों की चेन के दरमियान में अट्रैक्शन होती है डाइसल्फाइड लिंकेज। अब आपको क्या याद करना है आपके टेस्ट के हवाले से, आपको जस्ट पता होना चाहिए इंसुलिन के अंदर कितना अमीनो एसिड है, 51। और इंसुलिन के दो चेन्स के दरमियान में बॉन्डिंग कौन सी होती है, डाइसल्फाइड लिंकेज होता है। तो ये हमारे पास हो गया इंसुलिन का स्ट्रक्चर। सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है हमारे पास वो किसका है पढ़ने के लिहाज से, वो है HB. यानी कि हेमोग्लोबिन का। हेमोग्लोबिन को हम HP से रिप्रेजेंट करता है। हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना। यानी कि ब्लड से बॉडी टिश्यू तक जो ऑक्सीजन को कैरी करता है वो हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट है। ये MCQs आपने देखा था, हमने जब MCQs वगैरह किए थे मेरे ख्याल से 2024 के पास पेपर एमिट का 2024 का जो पास पेपर था वहाँ पे शायद देखा था या कहीं और पे ये सवाल था कि बताइए क्लोरोफिल जो है वो सिमिलर है या फिर रिजेंबल करता है, मिलता जुलता है किसके साथ। तो आपका आंसर होना चाहिए क्या, हीम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। ये बताया था मैंने। Yes, ma'am. मैम हीमोग्लोबिन में RBCs होते हैं ना तो RBC में हीमोग्लोबिन होता है, RBC में हीमोग्लोबिन होता है. याद है हमने कहा था कि RBC में न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हीमोग्लोबिन को अकोमोडेट करने के लिए RBC मैच्योर्ड RBC जो है अपना हटा देता है न्यूक्लियस। तो ये हो गया। अच्छा, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे थे। अच्छा, तो होता क्या है, एक चीज़ आपने याद रखना है कि हीमोग्लोबिन के अंदर जो हमारे पास एटम होता है वो क्या होता है, वो आयरन होता है। जबकि क्लोरोफिल के अंदर एटम कौन सा होता है, सेंट्रल एटम मैग्नीशियम होता है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर देखें, हीमोग्लोबिन इसमें दो नाम है। पहला कौन सा, हीम। जहां पे भी वर्ड हीम आ जाए इसका मतलब ये आयरन से रिलेटेड बात हो रही है। और जो ग्लोबिन है वो आपके पास प्रोटीन से निकला है। एक प्रोटीन का टाइप होता है ग्लोबुलर प्रोटीन, ये वहाँ से निकला है। ठीक है, तो हीम हमारे पास किससे रिलेटेड है, आयरन से। अब हीमोग्लोबिन का अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो हीमोग्लोबिन में इस तरीके से चार जो है वो आयरन के एटम्स होते हैं। अच्छा, जैसे कि इंसुलिन में कितना अमीनो एसिड था, इंसुलिन में यस, 30. टोटल कितना अमीनो एसिड था इंसुलिन में। 51. तो उसी तरीके से हीमोग्लोबिन में टोटल अमीनो एसिड कितना होता है, 574। यस, इतना ज़्यादा अमीनो एसिड्स होता है, 574। तो ये चार एटम्स होते हैं किसके, आयरन के। तो हीम पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आता है ग्लोबिन पार्ट पे। ग्लोबिन में हमारे पास इस तरीके से चेन्स होती हैं। ये ग्लोबिन प्रोटीन की चेन्स हैं। दो अल्फा और दो बीटा, ये प्रोटीन की बनी हुई चेन्स हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन की बनी हुई चेन्स होती हैं। तो ये होता है किसका, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर।
इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि मिल्क प्रोटीन का नाम क्या होता है? लेक्टिन। लैक्टिन। हमने तो लैक्टोज पढ़ा था, यानी कि मिल्क शुगर। यस मैम। मिल्क प्रोटीन क्या था? कैसीन। कैसीन। अब हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बेसिस पे प्रोटीन की टाइप्स करते हैं। अच्छा, प्रोटीन हमारे पास 4 तरीके का होता है। जो बेसिक प्रोटीन होता है, सबसे सिंपलेस्ट जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर वो कौन सा होता है? वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद सेकेंडरी प्रोटीन होता है, फिर टर्शरी प्रोटीन होता है, और फिर क्वार्टिनरी प्रोटीन होता है। अब जो हमारे पास प्राइमरी प्रोटीन है वो सबसे बेसिक होता है। सबसे बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा है? प्राइमरी। इसके अंदर सिर्फ अमाइनो एसिड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बस। इसके अंदर कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड। सिंपल कर दिया, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें, सही है। फिर आता है सेकेंडरी बॉन्ड के ऊपर। सेकेंडरी बॉन्ड में हमारे पास थोड़ा सा एडवांस्ड बॉन्ड होता है, प्राइमरी बॉन्ड से थोड़ा सा आगे की तरफ होता है, यानी कि इसमें हमारे पास अमाइनो एसिड्स होता है, लेकिन उसमें एक और तरीके की बॉन्डिंग भी होती है। सेकेंडरी जो प्रोटीन होता है वो हमारे पास शेप, स्ट्रक्चर बनाने में वगैरह के अंदर काम करता है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी बॉन्डिंग होती है? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड हर प्रोटीन में होगा, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं है तो प्रोटीन नहीं होगा। और दूसरा कौन सा होता है? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अभी मैंने आपको हीमोग्लोबिन के अंदर अल्फा बीटा पढ़ाए थे। यस मैम। ये दोनों की दोनों क्या है? ये दोनों सेकेंडरी प्रोटीन्स हैं। अब टर्शरी की बात करते हैं। टर्शरी हमारे पास सबसे कॉमन जो स्ट्रक्चर होता है वो टर्शरी होता है। टर्शरी के अंदर हमारे पास थोड़ी सी, देखिए अब ये प्रोटीन, जैसे ये सादा सा प्रोटीन है, फिर प्रोटीन के अंदर थोड़ी सी हमारे पास क्या आई, इस तरीके से वेरिएशन आ गई, थोड़ा सा एडवांस्ड हो गया है, यानी कि अल्फा हेलिक्स है, बीटा प्लेटेड है, तो ये हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया। अब जब यही प्रोटीन जब फोल्ड करता है हमारे पास, तो ये क्या बन जाता है? टर्शरी प्रोटीन। इसके अंदर अब जैसे जैसे प्रोटीन फोल्ड करता जाएगा, एडवांस होता जाएगा, तो बॉन्ड का टाइप भी बढ़ता जाएगा। तो इसके अंदर कौन कौन सी बॉन्डिंग होगी? पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा। इसके अलावा हमारे पास कौन सी बॉन्डिंग होती है इसके अंदर? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, इसमें आयोनिक बॉन्ड होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, इसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। हाँ, आपके पास जितना भी एंजाइम है, हार्मोन है, ज़्यादातर जो आपको एंजाइम और हार्मोन मिलता है वो टर्शरी स्ट्रक्चर की सूरत में मिलता है। फिर आता है हम लोग क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर पे। अभी हमने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो हीमोग्लोबिन जो है हमारे पास वो क्या है? वो क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर रखता है। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर था ये क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर था, ये वाला, दिस इज क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। हीमोग्लोबिन के अंदर हमारे पास इसके अंदर ये सारा का सारा सेम बॉन्ड है, मैं दोबारा से नहीं लिख रही। पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। एक इसके अंदर जो एडिशन है वो क्या है? वो इसके अंदर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी होती हैं। ठीक है, हाइड्रोफोबिक होता है। ये हाइड्रोफोबिक नहीं होता, देखिए हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होती हैं, एक तरीके की फोर्सेस होती हैं जो कि हीमोग्लोबिन में पाई जाती हैं। अब मेरा आपसे सवाल क्या है? मेरा आपसे सवाल, ये तो मैंने आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन दी थी, आपको याद क्या क्या करना है। देखिए भाई, प्रोटीन सबसे सिंपलेस्ट जो होता है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर सेकेंडरी है। सेकेंडरी के अंदर जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड एक्स्ट्रा ऐड हो गया। टर्शरी के अंदर कौन सा? डाइसल्फाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन पहले आता है सेकेंडरी में,
फिर डाइसल्फाइड आता है, फिर इसमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस आ गई। अब आपको सवाल कैसे आएगा? सवाल ऐसे आएगा कि बताइए इंसुलिन के अंदर इंसुलिन किस स्ट्रक्चर का बना हुआ है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाaternary? ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इसी बोर्ड पे यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर। टर्शियरी में एग्जैक्टली। क्यों? एंजाइम और हार्मोन्स को डील करता है। एग्जैक्टली ज़्यादा से जितना भी आपके पास हार्मोन और एंजाइम है वो सब के सब क्या है, वो टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन कौन सा स्ट्रक्चर है? हीमोग्लोबिन टर्शियरी में मैंने अभी अभी लेक्चर में बात बताई है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये देखें। मैंने गुड किया है। वेयर? एचवी के ऊपर दिस इज नॉट गुड, ये मैंने चौथा टाइप लिखा है, क्वाaternary। यस मैम। तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कौन सा है? क्वाaternary स्ट्रक्चर है। अच्छा, 4 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। या मायोग्लोबिन के कौन सा स्ट्रक्चर है? मायोग्लोबिन आई मीन सिंपल स्ट्रक्चर है। इन चारों में से कौन सा स्ट्रक्चर है? देखिए प्राइमरी जो है ना हमारे पास, ये ज़्यादातर आपको किसी स्ट्रक्चर में मिलता नहीं है। प्राइमरी को एडवांस किया जाता है, यानी कि देखें राइबोसोम से प्राइमरी स्ट्रक्चर बना, फिर गोल्जी के पास पे आता है, गोल्जी फिर इसको फोल्ड वगैरह करके टर्शियरी वगैरह के अंदर तब्दील करता है और फिर हमारे पास वो काम करता है। तो मायोग्लोबिन हमारे पास एक मसल के अंदर मॉलिक्यूल होता है जो कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? टर्शियरी होता है। अब यहाँ पे मैं आपको 2-3 और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ, याद रखिएगा। प्रोटीन वॉज डिस्कवर्ड बाय, प्रोटीन किसने डिस्कवर किया था? फ्रेडरिक सेंगर ने। यस मैम। अच्छा, आपको पता है सबसे पहला जो प्रोटीन था जो डिस्कवर हुआ था वो कौन सा था? इंसुलिन। इंसुलिन तो हार्मोन है। मैंने अगर अभी अगर मैंने अभी एंजाइम बोला तो आई मेंट प्रोटीन। क्या मेरा मतलब प्रोटीन था, एंड जस्ट स्लिप ऑफ टंग मेरे मुंह से निकल गया एंजाइम, लेकिन प्रोटीन मेरा मकसद था। सबसे पहला जो प्रोटीन है, मैंने लिखा प्रोटीन ही है, तो सबसे पहला जो प्रोटीन डिस्कवर हुआ था वो कौन सा था? वो इंसुलिन था। अच्छा, सबसे पहला जो, अच्छा ये भी कर लेते हैं, सबसे पहला जो एंजाइम डिस्कवर हुआ था, एंजाइम एक पूरा चैप्टर है जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो था वो कौन सा था? वो सिक्रेटन था। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से यही होती है, शायद यहाँ पे ए आएगा। तो सिक्रेटन नाम का एंजाइम सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। और एंजाइम किसने डिस्कवर किया था? कोहने ने। कौन है? मैम और कोई रह तो नहीं गया आई थिंक, क्या? ओके, that's it I guess. अच्छा, इसके अलावा आपको पता है आपके पास जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो भी क्या है? वो भी आपके पास प्रोटीन है।
आपने सिल्क फाइबर का नाम सुना है? यस मैम। जो कि सिल्क वर्म, नेचुरली तो सिल्क वर्म बनाती है, अब तो सिल्क वैसे भी इंडस्ट्री में भी बनता है, लेकिन सिल्क फाइबर भी प्रोटीन ही है। वो एक प्रोटीन का धागा सिक्रीट करती है अपने मुंह से, वही सिल्क कपड़ा वहाँ से ही बनता है। तो जो ओरिजिनल एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिल्क होती है। हमने मसल प्रोटीन्स पढ़े थे, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन कौन से थे? एक्टिन, मायोसिन। तो ये भी क्या है? ये प्रोटीन है। हमारे हेयर और नेल के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? बायोटिन। केराटिन। बायोटिन नहीं होता। नो, केराटिन प्रोटीन होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स में कौन सा प्रोटीन होता है? ट्यूबुलिन। गुड, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होता है। चलें, यहाँ पे हमारा प्रोटीन जो है वो एंड हो गया है। जस्ट हमें एक छोटा सा टॉपिक है। प्रोटीन के अंदर आप पढ़ते हैं फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। मैं अभी बता देती हूँ आपको। देखिए हमारे पास अभी जो हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े ना, इसके अंदर जो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। जो सेकेंडरी प्रोटीन होता है, इसके अंदर हमारे पास दो तरीके का प्रोटीन होता है, ठीक है। एक होता है फाइब्रस प्रोटीन और एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। दोनों में फ़र्क क्या है और ये है क्या? देखो, ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। फ़र्क क्या है दोनों में? कि जो फाइब्रस प्रोटीन होता है हमारे पास, वो जितना भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन है ना, वो फाइब्रस प्रोटीन है। स्ट्रक्चरल बोले तो जो स्ट्रक्चर बनाने में काम आ रहा है, जैसे कि मायोसिन है, जैसे कि ये हमने ट्यूब्यूलिन पढ़ा, ये एक स्ट्रक्चर बना रहा है। केराटिन हो गया, हमारे हेयर नेल वगैरह बना रहे हैं, तो ये क्या है? ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। सिल्क हो गया, सिल्क फाइबर, तो ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। तो ऐसा स्ट्रक्चरल प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? हम फाइब्रस प्रोटीन बोलते हैं। और एक होता है फंक्शनल प्रोटीन, जो कि कोई काम करे। हमारे पास जितना भी एंटीबॉडी है, जितना भी हार्मोन है, जितना भी एंजाइम है, वो सब के सब क्या है? वो ग्लोबुलर प्रोटीन है। जो जस्ट आपको ये याद रखना है कि फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर दोनों क्या है? दोनों ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। दूसरी बात ये कि जो फाइब्रस प्रोटीन होता है वो इनसॉल्युबल होता है पानी में, और जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है वो सॉल्युबल होता है। ये वाला जो है, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, ये वाला थोड़ा सा सेंसिटिव होता है। तो ये हमारे पास